और असम बॉर्डर के बीच पड़ने वाली किश्नोई नदी पार कर रहा था। दूर दूर तक अंधेरा छाया हुआ था। एक गहरे सन्नाटे ने किश्नोई नदी को घेर के रखा हुआ था और उसी नदी के ऊपर काले बादल मंडरा रहे थे, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी भी पल वो बरसने वाले हैं। नदी में घुटनों तक का पानी था, जो धीमी रफ्तार के साथ बही जा रहा था। विराट के एक हाथ में मोबाइल का टॉर्च था तो दूसरे हाथ में साइकिल का हैंडल। विराट पैदल पैदल मोबाइल के टॉर्च की रोशनी के सहारे नदी पार कर ही रहा था कि तभी उसका मोबाइल फोन बजने लग जाता है। विराट ने फोन उठाते हुए कहा, हाँ वंदना, बोलो। मोबाइल के अंदर से एक औरत की आवाज सुनाई देती है। कहाँ तक पहुंचे आप जी? किश्नोई नदी तक पहुंच गया हूँ वंदना, बस ये किश्नोई नदी पार करी और फिर मैं सीधे तुम्हारे पास। वंदना की घबराते हुए आवाज सुनाई देती है। क्या कहा? किश्नोई नदी पार कर रहे हो आप? और नहीं तो क्या, अब तुम्हें तो पता ही है कि बंगला मुड़ा गांव से रोंगकामुचा गांव जाने का तो एकमात्र यही रास्ता है ना, और वो भी नदी पार करके जाना पड़ता है। आपको इतनी रात में वापस नहीं आना चाहिए था, ग्रेवयार्ड कोठी में ही रुक जाना चाहिए था। आपको पता है ना, नदी के पास वो घूमती है। विराट हैरानी के साथ पूछता है, वो घूमती है मतलब? आपको सब पता है, पर फिर भी आप जानबूझकर ऐसा बोल रहे हैं ना। माली ने बताया था ना कि नदी पार करते वक्त उसका नाम नहीं लेना चाहिए, वरना वो सच में आ जाती है। वंदना, तुम भी ना कहाँ माँ की बातों में आ गई। लगता है माँ ने तुम्हें भी यक्षिणी की कहानी। विराट अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही वंदना घबराते हुए कहती है, चुप हो जाओ जी। हे काली माँ, मेरे पति की रक्षा करना और अनजाने में इनसे जो अनर्थ हुआ है उसके लिए माफ कर देना। आगे कभी उसका नाम नहीं लेंगे। विराट हंसते हुए कहता है, क्या वंदना, तुम भी ना, ये यक्षिणी वक्षिणी ना कुछ नहीं होता, समझी? ये सब बस मनगढ़ंत बातें हैं जो गांव वालों ने बनाई हैं और कुछ नहीं। आप नहीं मानते तो मत मानिए, पर मैं तो मानती हूँ ना। आप ना जल्दी से आ जाइए बस। हाँ वंदना, आ रहा हूँ, बस ये नदी तो पार कर लूं पहले। अच्छा, मैं रखती हूँ। अरे ऐसे कैसे? तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ भूल रही हो? मैं भूल रही हूँ? क्या भूल रही हूँ? यक्षिणी के बारे में याद रख सकती हो, लेकिन ये याद नहीं रख सकती कि आज हमारी शादी की सालगिरह है। गलती हो गई थी, माफ कीजिएगा। आपकी फिक्र में तो मैं भूल ही गई थी। विराट मुंह बनाते हुए कहता है, अब भूल गई थी ना, तो उसकी सजा तो मिलेगी तुम्हें। सजा के लिए तैयार रहना। वंदना प्यार से पूछती है, अच्छा तो क्या सजा देंगे आप? तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हें आज रात भर जागना पड़ेगा। वंदना शर्मा जाती है और शर्माते हुए कहती है, हाँ ना, कैसी कैसी बातें करते हैं आप? अरे अपनी पत्नी से ऐसी बातें नहीं करूंगा तो किससे करूंगा? ठीक है, आ जाइए, मैं इंतजार कर रही हूँ आपका, जल्दी आना। वंदना फोन कट कर देती है और विराट वापस से नदी पार करने लग जाता है। अभी विराट ने एक दो कदम आगे बढ़ाए ही थे कि तभी उसको पायल बजने की आवाज सुनाई देती है। विराट को लगता है कि उसके पीछे से कोई लड़की भागते हुए निकली हो। पायल की आवाज सुनकर विराट जहां पर था वहीं पर रुक जाता है और पीछे मुड़कर देखने लग जाता है। जब वो पीछे मुड़ता है तो सिवाय अंधेरे के उसे कुछ दिखाई नहीं देता। उसके पीछे कोई नहीं था। ये वंदना भी ना यक्षिणी का नाम लेकर ना मेरे मन में ना उसका वहम डाल दिया है और वही वहम डरा रहा है अब मुझे। और वैसे भी मैं तो खुद यक्षिणी से मिलना चाहता हूँ। बड़े चर्चे सुने हैं उसके, सुना है बड़ी खूबसूरत है। इतना कहकर विराट वापस से आगे बढ़ने लग जाता है। विराट मुश्किल से अभी एक दो कदम ही चला था कि तभी उसे नदी के किनारे पर एक काला साया दिखाई देने लग जाता है। उस काले साए को देखकर विराट के कदम अपने आप थम जाते हैं। साए को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो विराट का ही इंतजार कर रहा था। काले साए के पास से पायल के बजने की आवाज और चमेली के फूल की खुशबू आ रही थी। विराट के हाथ पैर कपकपाने लग गए थे। विराट डरते हुए कहता है, कहीं वंदना की बातें सच तो नहीं थी? ये यक्षिणी तो नहीं? विराट उस साए को देखकर इतना डर गया था कि उसका पूरा चेहरा पसीने से लथपथ हो गया था। विराट के हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। उसका दिल जोरों से धड़कने लग गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। विराट डरते हुए कहता है, कौन है वहां पर? कोई जवाब नहीं आता है। सन्नाटा अब भी छाया हुआ था। विराट अपने मोबाइल का टॉर्च उस काले साए पर मारने लग जाता है। जब उस टॉर्च की रोशनी उस काले साए पर पड़ती है तो विराट देखता है कि वो साया और किसी का नहीं बल्कि एक लड़की का था। नदी के किनारे पर एक
बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी हुई थी, जिसकी उम्र करीब 24 साल और लंबाई 5 फीट 2 इंच थी। उसकी लंबी सी गर्दन, गुलाबी से होंठ, बाल खुले हुए जो उसके कमर तक आते थे, उसका गोरा बदन और उसी गोरे बदन पर उसने काली साड़ी पहन रखी थी। वो लड़की किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी मर्द उसका रूप देखकर अपनी हदों को भूलकर उसकी बाहों में मदहोश होना चाहेगा। वो लड़की अपने हाथ से विराट को इशारा करते हुए अपने पास बुलाती है। उस लड़की को देखकर विराट भूल गया था कि यक्षिणी जैसी कोई चीज भी होती है। विराट अपनी साइकिल को वहीं पर छोड़ देता है और जल्दी जल्दी उस लड़की के पास जाने लग जाता है, जैसे उसके बदन में कोई आग लग गई हो। विराट उस लड़की के पास जाकर उससे धीरे से पूछता है, कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या नाम है तुम्हारा? लड़की अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहती है, नाम में क्या रखा है? जो रखा है काम में रखा है। कैसा काम? लड़की विराट की आंखों में देखते हुए कहती है, वही काम जो तुम घर पर जाकर अपनी पत्नी के साथ करने वाले थे। तुम उसे आज रात भर जगाना चाहते थे ना? क्या तुम मुझे नहीं जगाओगे? उस लड़की की आंखों में एक नशा सा था, जिसे देखकर विराट सब कुछ भूल गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके वश में आ गया हो। विराट भी उस लड़की की आंखों में देखते हुए कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें आज रात क्या, कल परसों नरसों हमेशा जगा कर रखूंगा, कभी नहीं सोने दूंगा तुम्हें। इतना कहते ही विराट उस लड़की को अपने सीने से सटा लेता है और अगले ही पल दोनों नदी के रेत पर निर्वस्त्र पड़े हुए थे। दोनों के जिस्मों की गर्मी से रेत उनके शरीर पर चिपक गई थी। उस लड़की के बदन में से चमेली के फूलों की खुशबू आ रही थी। लड़की नीचे थी और विराट उसके ऊपर। विराट के माथे की पसीने की बूंदें ये साफ जाहिर कर रही थी कि वो थक चुका था और उसके बदन की सारी ताकत खत्म होने वाली थी। पर उस लड़की का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अभी तो कुछ हुआ ही नहीं था। उसके अंदर की प्यास अभी बुझी नहीं थी। विराट अपनी चरमोत्कर्ष अवस्था में पहुंचने वाला था और कुछ ही पल में वो उस लड़की के बदन पर ध्वस्त होने वाला था। तभी उसकी नजर उस लड़की के वक्ष पर पड़ती है और वो देखता है कि उस लड़की के वक्ष पर धीरे धीरे झुर्रियां आने लग गई थी। उसके हाथ पैरों की नसें बाहर निकलने लग गई थी। उसके बाल काले से सफेद होने लग गए थे। देखते ही देखते वो लड़की अचानक से बूढ़ी औरत में तब्दील हो जाती है। ये सब देखकर विराट की आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसका गर्म बदन अचानक से ठंडा पड़ गया था। विराट कांपते हुए कहता है, कौन हो तुम? वो लड़की धीरे से कहती है, मैं यक्षिणी, तेरी मौत। ये सुनकर विराट के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो झट से उससे दूर हटने लगता है। पर उसी वक्त यक्षिणी उसे अपने दोनों हाथों से पकड़ लेती है और कहती है, अभी कहाँ जा रहे हो प्रियतम? मेरी प्यास अभी बुझी नहीं है। तुम तो मुझे कल परसों नरसों हमेशा तक जगाना चाहते थे ना? क्या हुआ, थक गए या डर गए मेरा असली रूप देखकर? विराट उसका खौफनाक चेहरा देखकर इतना डर गया था कि कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। उसको यक्षिणी की आंखों में खुद की मौत नजर आ रही थी। यक्षिणी गुस्से में कहती है, वासना की प्यास में तू ये भूल गया कमीने कि तेरी पत्नी वंदना तेरा घर पर इंतजार कर रही है और तू यहाँ पर मेरे साथ। तुम मर्द कभी एक स्त्री से प्यार नहीं कर सकते। तुम्हारी हवस कभी खत्म नहीं होने वाली। इतना कहकर यक्षिणी अपना हाथ विराट के सीने पर रख देती है। यक्षिणी के लंबे लंबे काले नाखून थे जो चाकू की तरह पैने थे। विराट डरते हुए कहता है, नहीं नहीं ऐसा मत करो, जाने दो मुझे। जाने ही तो दे रही हूँ, पहले बटोला। इतना कहकर यक्षिणी अपना हाथ विराट के सीने के अंदर घुसा देती है और उसी वक्त जोर से काले बादल गरजने लगते हैं और बारिश होने लग जाती है। विराट के शरीर का खून नाखूनों के सहारे यक्षिणी के शरीर में जाने लग जाता है। जैसे जैसे खून यक्षिणी के शरीर के अंदर जा रहा था वो वापस से जवान होते जा रही थी। यक्षिणी वापस से अपने पुराने रूप में आ गई थी और विराट का शरीर सूख कर सफेद पड़ गया था।
उसके अंदर खून की एक बूंद तक नहीं थी, पर उसकी धड़कनें अब भी चल रही थी। यक्षिणी अपना मुंह विराट के कान के पास ले जाती है और फुसफुसाते हुए कहती है, राम नो राम रो राम रो, राम नो राम नो राम रो। इतना कहकर यक्षिणी अपना खून से सना हाथ विराट के सीने से बाहर निकालने लग जाती है। जैसे ही यक्षिणी अपना हाथ विराट के सीने से बाहर निकालती है, विराट अपना दम तोड़ देता है, क्योंकि यक्षिणी के हाथ में विराट का दिल था जो सिकुड़ चुका था। अगले ही पहल यक्षिणी विराट का दिल लेकर गायब हो जाती है, ठीक उस तरह जिस तरह बारिश की बूंदें होती है। टाइपराइटर की बटन दबने की आवाज सुनाई दे रही थी। जाती है, कैसी घटना सर? मैं कुछ समझा नहीं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हमारे ब्रह्मांड में अनेक लोक हैं, जिसमें देवी देवताओं, सुर असुर, राक्षसों का वास होता है। इन सभी लोगों की दूरी पृथ्वी से अलग अलग है। कहा जाता है कि इन सभी लोकों में विष्णु लोक सबसे ऊपर है और सबसे निचला लोक यक्ष, यक्षिणियों और अप्सराओं का है, जो पृथ्वी से सबसे नजदीक है। जो लोक पृथ्वी के सबसे नजदीक है, उस लोक के देवी देवताओं की पूजा करने से वो देवी देवता जल्दी प्रसन्न होते हैं। जगदीश बीच में ही बोल पड़ता है, ऐसा क्यों सर? उस लोक के देवी देवता जल्दी प्रसन्न क्यों होते हैं? क्योंकि लगातार ठीक दिशा और समय पर किसी मंत्र की साधना करने से उन देवी देवताओं तक तरंगे जल्दी पहुंचती है। यक्ष यक्षिणियों के लोक में से ही एक यक्षिणी द्वापर युग के अंत में पृथ्वी पर आई थी, जिसको एक अभिशाप मिला था। एक ऐसा अभिशाप जिसने उसकी जिंदगी बदल दी थी। कैसा अभिशाप सर? आप किस अभिशाप की बात कर रहे हैं? और उसे यह अभिशाप किसने दिया था? एक दूसरे लोक से पृथ्वी लोक पर आई यक्षिणी को एक अभिशाप मिला था। आखिर क्या था वो अभिशाप?